नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको प्राचीन भारत के इतिहास से 3 क्लासेज आपको दी जा चुकी है। ये चौथी क्लास होगी। अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया था। आद्य ऐतिहासिक काल का भी हमने कुछ पोर्शन आपको बताया था। तो चलिए उसी के आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें हम रिवाइज करते हुए चलते हैं तो देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल वो काल था जिसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, अर्थात न लिखित है, जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। ठीक है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित तो है लेकिन क्या लिखा है ये इसकी जानकारी नहीं हुई। वहीं पर आपका ऐतिहासिक काल वो काल है जो लिखित है और पठित भी है, अर्थात लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। इस हिसाब से फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन ऐतिहासिक कालखंडों को तत्वों के आधार पर किसने डिवाइड किया था। तो तत्व जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में आपको कहाँ से मिले थे, पाषाण मिले थे तो पाषाण सभ्यता, लेकिन तत्व तांबा मिला है, इसको ताम्र पाषाणी सभ्यता बोल देते हैं। ठीक। वहीं पर आद्य ऐतिहासिक काल में कांसा मिला, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता बोल देते हैं। वहीं पर जब आप आगे नवपाषाण काल में आएंगे या ऐतिहासिक काल में आएंगे तो ऐतिहासिक काल में आपको नवपाषाण काल में आपको लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन वहाँ पर लोहा मिला, इसलिए इसको लौहयुगीन सभ्यता बोलते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया मानव जाति का या मानव का सबसे व्यवहारिक धातु या सबसे व्यवहारिक तत्व कौन सा है, तो लोहा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में कई बार पूछा गया, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए चिल्कोलिथ बोलते हैं। वहीं पर नवपाषाण काल को और इसको नवपाषाण काल को मेगालिथ बोलते हैं और वहीं पर मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई चीज़ आग थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी और मानव द्वारा खोजे गए प्रयोग में लाया गया पहला अनाज जौ, जो कि ईरान से प्राप्त हुआ था, लेकिन दूसरा तो गेहूँ है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम सिंधु सभ्यता तक पहुंच चुके थे। सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, आद्य ऐतिहासिक काल अगर हम बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले जो सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक काल में 2 ही सभ्यताएँ आपको पढ़नी है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नदी थी सिंधु नदी, तो यहाँ पर जितने भी स्थलों की खोज हुई है, जितने स्थलों की प्राप्ति हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सारे सिंधु सभ्यता या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द पाए गए हैं। इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता बोल देते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में चीज़ें जो थी वो सारी की सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा पहला स्थल था खोजा गया। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे पहले जानकारी अगर देने की बात आती है तो चार्ल्स मेंसन, मैसेज यानी जानकारी, मैसेज, तो मैसेज से मेंसन, तो चार्ल्स मेंसन। फिर लेकिन इसका सर्वे किसने किया था? सर्वे किया था कनिंघम ने। कनिंघम में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का सर्वे किया था। उसके हिसाब से बताया था कि जो ये सभ्यता के बारे में लोग जो ये मेंसन ने जानकारी दे रखी है, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। तो कहा गया अच्छा। फिर उस हिसाब से एक समिति गठित की गई। समिति का अध्यक्ष बनाया गया जॉन मार्शल को बनाया गया और जॉन मार्शल साहब की अध्यक्षता में दयाराम शाहनी ने खुदाई करवाई थी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो चुकी थी। आगे चलते हैं। जिसमें से 1350 लगभग स्थलों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 200 स्थल आपके गुजरात में पाए गए हैं। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था स्थलों की प्राप्ति, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है। तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें। तो सबसे पश्चिमी स्थल की अगर बात की जाए तो आपका कौन था? सुत्का गेंडोर। वहीं पर अगर आपके सबसे उत्तरी स्थल की बात की जाए तो था मांडा जो कि कश्मीर में था। सबसे पूर्वी स्थल की बात की जाए
तो सबसे पूर्वी स्थल आपका था दिल्ली के नज़दीक आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। वहीं पर सबसे दक्षिणी स्थल की अगर बात की जाए तो वो था दैमाबाद। मैंने आपको बताया था अगर इनको आप मैच कराएंगे तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाएगी, इसलिए बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो आकृति है कैसे त्रिभुजाकार है। यहीं पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इनको याद रखने का, सम ऐड। क्या था? सम ऐड। सा से सुटका गेंडोर, मा से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। फिर ये सारे स्थल किन किन नदियों के बगल पर, किन किन नदियों के समीप स्थित हैं, या इन स्थलों के समीप कौन सी नदियां हैं, इसकी भी मैंने एक ट्रिक दी थी। वो ट्रिक थी आपकी डच हैं पर भारत में नहीं। क्या थी? डच हैं पर भारत में नहीं, जिसमें से भारत में नहीं का कोई भी अर्थ नहीं है। डा से सुटका गेंडोर, सा से सम सुटका गेंडोर, तो इसके नीचे डा से क्या है? दाश्क नदी। क्लियर? दाश्क नदी के तट पर कौन से स्थल है? सुटका गेंडोर। वहीं पर चा से चिनाब के तट पर कौन सा स्थल है? आपका मांडा। है से हिंडन नदी, हिंडन आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। वहीं पर पर से प्रवरा नदी के तट पर आपका दैमाबाद है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्रवरा ना मिले तो आपको मैंने क्या बताया था, आप किस पे टिक करेंगे? गोदावरी। कब? जब प्रवरा नहीं होगी तब गोदावरी का आपको प्रायोरिटी देनी है, तब उसको मानना, उससे तब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रवरा की जगह गोदावरी को तब मान्यता देनी जब प्रवरा ऑप्शन में ना हो। प्रवरा और गोदावरी दोनों है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी प्रवरा को देनी है। क्लियर? इस हिसाब से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी, तो हम उसी के आगे चलते हैं। मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। और सर्वे किसने किया था? सर्वे किया था आपके कनिंघम ने। और किसकी अध्यक्षता में खुदाई हुई थी? तो जॉन मार्शल के। और किसकी निगरानी में? अध्यक्षता तो उनकी थी, लेकिन किसके अंडर में उनकी, मतलब किसने करवाई थी, किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब हम खुदाई की ओर बढ़ते हैं। क्या खुदाई? आद्य ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर? बीच बीच में चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे ताकि और हम साथ में पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको जो सिलेबस वो बढ़ता भी रहे और आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। चलिए, आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले सिंधु सभ्यता। दो सभ्यताएं पढ़नी मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता की ओर हम पदार्पण करेंगे। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में हम पढ़ेंगे आज खुदाई। क्या पढ़ेंगे? खुदाई। तो सबसे पहला जो स्थल खोदा गया वो आपका था हड़प्पा। क्या था? नंबर 1 हड़प्पा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्लियर? तो बात की जाए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा आपका पड़ेगा पाकिस्तान में। ठीक, और पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला 1921 में दयाराम साहनी खोजकर्ता, पूछा जाता दयाराम साहनी पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। साइमिंग 1951, किसके खुदाई करता? दयाराम साहनी। और कौन? पाकिस्तान में कहाँ? तो माउंट गोमरी जिला। ठीक, आगे अगर बात की जाए कि हड़प्पा की, तो हड़प्पा सबसे पहला स्थल है खुदाई करने वाला। ठीक, यहाँ पर ये नदी कई बार पूछी जाती है, तो नदी आप जान लें, नदी जो है रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। क्लियर? रावी नदी के तट पर है, और रावी नदी आपकी सिंधु सभ्यता की सहायक नदी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से भी मैं आपको कनेक्ट करते हुए दिखाऊंगा। वहीं पर रावी नदी के तट पर फिर यहाँ से आपको चीज़ देखिए कैसे, कितनी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से पूछा जाता है कि कुम्हार का चाक कहाँ से प्राप्त होता है?
तो कुम्हार का जो चाक है वो हड़प्पा से प्राप्त होता है। कुम्हार का चाक कहाँ से? हड़प्पा से। क्लियर? हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला और यहीं से श्रमिक, भाई कुम्हार हैं तो श्रम करेंगे, तो श्रमिक आवास, तो रहने के लिए उनके कुछ रहना चाहिए स्थान। श्रमिक आवास यहीं से मिले हड़प्पा से। भाई कुम्हार हैं, कुम्हार का चाक कौन चलाएगा? श्रमिक चलाएंगे। श्रमिक रहने के लिए कुछ स्थान होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? श्रमिक आवास। ठीक। दूसरी चीज़, कुम्हार का चाक मिला, श्रमिक आवास और अन्नागार। ये आएंगे, खाने वाने के लिए कुछ इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं खाएंगे तो कुछ रखने के लिए कुछ व्यवस्था होगी, तो किसको क्या बोलते हैं? अन्नागार। अन्नागार जैसे हमारे यहाँ इस समय कुछ भी स्टोर करने के लिए कोई, या तो आजकल हमारे यहाँ टंकियाँ चल चुकी हैं, ठीक है, बोरियाँ चल चुकी हैं स्टोर करने के लिए, या बहुत ज़्यादा हो जाता है अधिशेष, तो अधिशेष के लिए हम किसका इस्तेमाल करते? कमरा वमरा बनवा लेते, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अन्नागार बोल सकते। तो ऐसे कोई उनके यहाँ कोई कमरा या टंकी या मटका मटकी कुछ भी रहा होगा, तो उसको अन्नागार बोल देते थे। ठीक। फिर यहीं से मातृ देवी की मूर्ति मिली। किसकी मिली? मातृ देवी की मूर्ति। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो, इसीलिए मातृ देवी की मूर्ति मिलने के कारण ही सिंधु सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता बोला जाता है। क्या? अब मातृ देवी की मूर्ति मिली, तो मातृ देवी की मूर्ति मिली तो साथ ही यहाँ से उखली कोट, क्या बोलते हैं उसको जिसमें उखल से कूटते हैं, उखली। उखली मिली यहाँ से। उखली मालूम है, बचपन में ओ से उखली बहुत पढ़ा है। ठीक। ऐसे होता है, जैसे सपोज दैट बाल्टी मान लो, वो लकड़ी की होती है, ठीक है, ये लोहे की, वजन मोटे लोहे की परत मोटी होती है उसकी होती है, और एक मोटा ऐसे लकड़ी का, मतलब ऐसे एक लंबी लकड़ी होती है अच्छी खासी, ताकि इंसान खड़े होकर आराम से ऐसे कूट सके, तो उसको जिसमें कूटते उसको ओखल बोलते हैं। तो वो ओखली यहाँ से प्राप्त है। अब देखो, कुम्हार का चाक मिल गया, तो श्रमिक कुम्हार कौन चलाएगा? श्रमिक चलाएंगे। श्रमिक चलाएंगे तो श्रमिक को रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। आवास है, आवास है तो उनको खाने की व्यवस्था चाहिए, तो अन्नागार चाहिए। अन्नागार है तो ओखली है, ओखली कौन? औरतें चलाती हैं, तो माता देवी की मूर्ति यानी औरतें मान लो, ओखली। ठीक है। और साथ ही यहाँ से आके ताबूत मिले हैं। ताबूत, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी वेल एजुकेटेड रहे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ताबूत कौन इस्तेमाल करता है? क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियन लोग, भाई ईसाई धर्म में लोग क्या है, ताबूत वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन में अंतर यही होता है कि क्रिश्चियन भी मिट्टी को दफनाते हैं, यानी बॉडी को दफनाते हैं, और मुस्लिम भी दफनाते हैं। हिंदू धर्म में तो जला देते हैं, अंत्येष्ट कर देते हैं, लेकिन इनके अंत्येष्ट क्या दफनाते हैं, तो गड्ढा उनके यहाँ खोदते हैं, इनके यहाँ खोदते हैं। उनके यहाँ ताबूत में इंसान की बॉडी रहती है, और ताबूत को बंद करके पूरा उसमें गड्ढे में रख देते हैं और माटी डाल देते हैं। मुसलमानों के यहाँ क्या होता है, मुस्लिम समुदाय में, उनके यहाँ बॉडी को ताबूत में नहीं रखते हैं, ऐसे मिट्टी में रखते हैं कपड़े से लपेट कर, और उसके ऊपर ऐसे पटरा लगा देते हैं, पटरे के ऊपर माटी डालते हैं, नीचे बिल्कुल खाली रहता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। ठीक। तो आप देखते हैं कि मुस्लिम जो क्या बोलते हैं उसके, यहाँ पर दफनाते अपनाते हैं, तो वहाँ पर आप देखिए मिट्टी काफ़ी ऊंचाई तक ऐसे ऊपर से ऐसे पड़ी रहती है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर गड्ढे में जितना खोदा है उसने मिट्टी डाल देगी, बॉडी कितनी जगह लेगी, उसके बावजूद काफ़ी ऊंचाई तक की मिट्टी रहती है, इसीलिए कि उसके ऊपर पटरे डाल देते, पटरे के ऊपर, मतलब बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखते हैं। ठीक। ये सारी चीज़ें तो ताबूत के साथ यहाँ से मिले। साथ ही यहाँ से जो आपका कब्रिस्तान मिला है, RH-37 कब्रिस्तान। अब RH-37 कैसे पढ़ लिया गया, आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। जब आद्य ऐतिहासिक काल में चीज़ें पढ़ी नहीं गई थी कैसे, तो जो वहाँ उस कब्रिस्तान की जो आकृतियाँ बनी थी तो R और H टाइप बनी है, 3 और 7 जैसी बनी, इसलिए इसको हम अपनी भाषा में RH-37 पढ़ लेते। उनकी भाषा में क्या लिखा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी भाषा, उनकी लिपि को हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी लिपि को। ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, बहुत चित्रात्मक थी, चित्रों से, फीलिंग से पता चलता था। चित्र देख लीजिए, अच्छा ये गोल गोल है, एप्पल हो सकता है,
गोल गोल है कद्दू हो सकता है, गोल गोल है तरबूज हो सकता है। मतलब चित्र को देखकर हम फीलिंग्स समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहीं से हाथी की खोपड़ी, हाथी के दांत तो लोथल से मिले हैं, लेकिन हाथी की जो खोपड़ी है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। सॉरी, हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। यहीं से एक सरंगी जानवर मिला है, एक सरंगी जानवर, एक सरंगी यानी इस जानवर के एक सींग थी, इसलिए इसको एक सरंगी जानवर बोला गया। अब फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली उस पर किसकी मोहर है? सॉरी, हाँ, जो क्या बोलते हैं, सिक्के मिले हैं, सिक्के, जो सिक्के मिले हैं उन पर किसकी मोहरें हैं? तो जो सिक्का उस पर जो मोहर है वो एक सरंगी जानवर की मोहर मिलती है, एक सरंगी जानवर की मोहर मिलती है। दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता में, ये हड़प्पा सभ्यता का चौथा सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल का चौथा ये है, ठीक, चौथा सबसे बड़ा स्थल है इनका ये। यहाँ पर चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता में लोग जो माप तौल करते थे, ठीक है, जैसे इस समय हमारे यहाँ नाप तौल किस में किलो और ग्राम में चलती, ग्राम, किलो, कुंटल, ठीक है, इसमें चलती। सिंधु सभ्यता में जो नाप चलती तो वो 16 के गुणज में था, यानी कि जैसे हम अभी सोना लेने जाए हम लोग तो ग्राम में ले सकते हैं, यानी ठीक 10 ग्राम का रेशियो चलता है, उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम तक हम सोना ले लेते हैं, ठीक, अपने बजट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि 10 ग्राम का जो रेट है कम से कम 50 हज़ार के लमसम होगा सोने का जो रेट है, लेकिन 10 ग्राम का रेट हो, लेकिन हम 10 ग्राम 1 ग्राम तक ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 1 ग्राम तक चीज़ें बिक रही हैं। उससे भी नीचे जाएंगे तो रत्ती, तोला तब चलता था, अब तो नहीं चलता, लेकिन अब तो ग्राम में ही सारा फिक्सिंग चलती है, सारा फिक्स है, तो इसलिए अब हम सोने को ग्राम में ही खरीद पाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो लोग थे वहाँ पर 16 के गुणज में, यानी सबसे कम चीज़ जो थी 16 किलो मान लो कि 16 किलो के नीचे कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते थे आप, क्योंकि उसके नीचे आप कैसे खरीदेंगे, क्योंकि उसके नीचे इकाई ही नहीं मापने तोलने की। इसलिए कोई भी अगर आपको हार बनवाना है तो 16 किलो का हार, वाह, 16 किलो का नथ, वाह वाह वाह, वेरी गुड। 16 किलो का नहीं, अब उसी में लोग लेकिन उसके नीचे तोलेंगे कैसे, ये भी हो जाता था, ठीक। तो 16 किलो, 16, 32, 48 इस हिसाब से चलता था, ठीक है। चांदी के यहाँ से साथ मिले, तो अब एक बार फिर देख लें, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता। किसने खुदाई की? दयाराम शाहनी ने। कब? 1921 में। कहाँ? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, मोंटगोमरी ज़िला पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला है। नदी रावी नदी, रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ से कुम्हार का चाक मिला, चाक मिला तो चाक कौन चलाएगा? श्रमिक चलाएगा, श्रमिक चलाएगा तो श्रमिक के लिए आवास होना चाहिए, तो श्रमिक आवास यहीं से मिला। फिर श्रमिक रहेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे तो उनको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने के लिए अन्न चाहिए, अन्नागार मिला। फिर ओखली मिली, तो ओखली कौन चलाएगा? मात्र यानी महिलाएं, तो मात्र देवी के यहाँ से मूर्ति मिली। मात्र देवी की मूर्ति मिलने के चलते इस सभ्यता को ये बोल दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। इस समय जो भारत है वो पितृ सत्तात्मक है, ठीक, पुरुष प्रधान है हमारे यहाँ इस समय, महिला प्रधान। उस समय मात्र सत्तात्मक कहने का तात्पर्य महिला प्रधान देश हुआ था, वो सभ्यता महिला प्रधान होती थी, ठीक। दूसरी चीज़ ओखली मिली तो महिलाएं कूटेंगी तो मात्र देवी मूर्ति। ताबूत, लोग हैं तो मरेंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है तो लोग बहुत साफ सुथरे रहेंगे, तभी ताबूत में उनकी बॉडी को लिटाकर दफना दिया जाता था। जो कब्रिस्तान मिला, उस कब्रिस्तान की जो राइटिंग है वो RH37 से मैच करते हैं, इसलिए इसको हम RH37 बोल देते हैं। RH37 कब्रिस्तान। कहाँ से? हड़प्पा से। हाथी की खोपड़ी मिली, जबकि हाथी के दांत लोथल से मिलेंगे। एक श्रृंगी जानवर की यहाँ मूर्ति मिली, तो जो मोहरें हैं सिक्कों पे जो मोहर लगी है वो एक श्रृंगी जानवर की ही लगी है, ठीक।
ये चौथा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी का। और यहाँ पर चांदी के भी साक्ष्य मिले हैं। किसके? चांदी के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही तो इस हिसाब से हड़प्पा चौथी सबसे बड़ी सभ्यता। हड़प्पा के बाद इस शॉट ले लीजिए। हड़प्पा के बाद अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है एक्चुअली में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है कब्रिस्तान, मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो दूसरा है मोहनजोदड़ो, अर्थ मृतकों का टीला। क्लियर? मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में और किसने? राखालदास बनर्जी ने। 1922 में राखालदास बनर्जी। क्लियर? अब मोहनजोदड़ो जो था ये पाकिस्तान में पड़ेगा। लरकाना जिला, पाकिस्तान का लरकाना जिला, लरकाना जिला कहाँ? पाकिस्तान में। और ये मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के ही तट पर था, सिंधु नदी के तट पर था। क्लियर? पाकिस्तान 1922 में इसकी खोज हुई। किसने की? राखालदास बनर्जी जी ने की। दूसरी चीज़ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ किस ज़िले में? लरकाना ज़िले में पड़ेगा वर्तमान के। और ये सिंधु नदी के तट पे था। यहाँ की अगर बात की जाए, मोहनजोदड़ो कई बार पूछ लिया इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। दूसरी चीज़ यहाँ से पुरोहित के आवास मिले। किसके? पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। पुरोहित समझते हैं? पुरोहित अर्थात पंडित जी। ठीक, पुरोहित वो होते हैं। अब पंडित जी हैं तो आप समझ लो, पंडित जी स्नान करेंगे तो कहाँ करेंगे? स्नानागार में। तो यहाँ से क्या मिला है? स्नानागार, स्नाना। पंडित जी सुबह उठेंगे तभी तो स्नान करेंगे, और स्नान करेंगे तो फिर क्या करेंगे? पंडित जी घर के बाहर भी तो निकलेंगे पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ से स्नानागार मिला। और यहाँ से भी एक अन्नागार मिला है। नाश्ता पानी, उस समय के पंडित जी थोड़ा स्मार्ट थे। अन्नागार सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ से मिला? तो सबसे बड़ा जो अन्नागार मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला। सबसे बड़ा अन्नागार हड़प्पा भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन यहाँ पर भी मिला एक अन्नागार। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये सबसे बड़ा अन्नागार है। और पंडित जी स्नानागार में स्नान तो करेंगे, लेकिन किससे करेंगे? पानी की व्यवस्था उस समय समरसेबल तो थे नहीं, हैंडपम्प थे नहीं, इसलिए कुआं। हर घर में कुआं मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर से कुआं की प्राप्ति हुई है। ठीक, तो कुआं से पानी निकालेंगे, स्नान करेंगे। स्नानागार अर्थात बाथरूम। बाथरूम की हिंदी क्या होती है? अगर आप लोगों से पूछ रहे थे बाथरूम की हिंदी क्या होती है तो क्या बताएंगे? बाथरूम की हिंदी होती है बुशल खाना। ठीक, क्या होती है? बुशल खाना। तो बुशल खाने की प्राप्ति होता है अन्नागार। और यहाँ से हर घर से कुएं की प्राप्ति हुई। कुआं से पानी निकालेंगे, नहा धोकर पंडित जी बाहर जाएंगे। तो पंडित जी बाहर जाएंगे बिना निर्वस्त्र तो जा नहीं सकते भैया, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सूती वस्त्र। वाह, सूती वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं से एक चीज़ और सूती वस्त्र है तो सूती वस्त्र किससे बनेगा? कपास से। तो पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो के लोग कपास से परिचित थे कि नहीं थे? तो आप बता देना कि कपास से लोग भली भांति परिचित थे यहाँ के। किससे? कपास से। क्योंकि कपास से ही तो क्या सूती वस्त्र बनेगा। ठीक, दूसरी चीज़ कपड़े पहन लिए। कपड़े पहन लेंगे तो मंदिर की तरफ जाएंगे, पूजा पाठ करना होगा। तो किससे जाएंगे? चौड़ी सड़कें। यहाँ से सड़कें कैसे मिली? चौड़ी सड़कें मिली। कैसी? चौड़ी सड़कें मिली। अब चौड़ी सड़कें से चौड़िया कर चलेंगे पंडित जी। पुरोहित पंडित बहुत होशियार चीज़ होती है, समझ गए? पंडित नामक चीज़ बहुत ही होशियार एक चीज़ होती है,
चीज़ होती है, चीज़ ही ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसको, ठीक। तो खा खा के चौड़े आ जाते हैं पंडित जी, तो पतली सकरी गलियों से निकल नहीं पाएंगे, इनको चौड़ी सड़क चाहिए। अब चौड़ी सड़क पा गए हैं, तो अब मंदिर जाएंगे, किसके? पशुपति महाराज के। और पशुपति किसकी कहा गया? पशुपति शिव को बोला गया। क्यों? क्योंकि पशुपति, ये जो मूर्ति पाई गई है, इस मूर्ति के अगल बगल जानवर पाए गए हैं, खरगोश पाया गया, हिरण पाया गया, ठीक है, ऐसे कई सारे प्रकार के जीव जंतु पाए गए हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है तो पशु हैं, तो पशुओं की रक्षा कौन करता है? शिव जी। तो इसलिए बताया जाता है कि पशुपति की मूर्ति थी उस समय, जो मूर्ति मिली पशुपति अर्थात शिव जी। और शिव जी की पूजा करेंगे, और भगवान शिव जी की मूर्ति है, तो एक सभागार होना चाहिए, ठीक। क्या होना चाहिए? सभागार। और सभागार जब लगेगा शिव जी के यहाँ, तो इसमें क्या होगा? नृत्य करती हुई क्या एक मूर्ति मिली है। नर्तकी किस चीज की थी? नर्तकी मिली है, ठीक, नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किस धातु के लिए जाना गया है? कांस से, कांसा के लिए। तो ये कैसी होगी? कांसे की मूर्ति। समझ गए? यही पूछा जाता है और आप गलत कर देते हो। कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कौन सी मूर्ति थी, किस धातु की थी? तो कांसे की। पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति पाई गई किस धातु की थी, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। यही चीज़ अगर पाषाण काल में आप जाना तो तांबे की चीज़ों पे टिक करना। अगर आप आद्य ऐतिहासिक काल में आना, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो कांसे पे टिक करना। क्लियर? जब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ऐतिहासिक काल में आना तो लोहे पे टिक कर देना, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, तांबे का ढेर मिला है। किसका? तांबे का ढेर। मैंने आपको बताया था कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। क्लियर? तो मानव जो था उसने तांबे का इस्तेमाल किया, तो ताम्र पाषाणी, कोई पत्थर में तांबे को लगाकर उसने काम किया, जिसको चिलकोलिथ बोलते हैं, चिलकोलिथ काल, चिलकोलिथ पीरियड। तो उस दौरान उस तांबा क्या है? एक सॉफ्ट यानी मुलायम धातु होती है, मारोगे मुड़ जाएगी, मारोगे मुड़ जाएगी। तो इसलिए उनका जो कांसा मिला आद्य काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, तो उन्होंने तांबा को इस्तेमाल करना छोड़ दिया, तांबे को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तांबा मिला फेंक दिया, तांबा मिला फेंक दिया। एक कांसा मिला तो उससे इस्तेमाल करना। कांसा क्या होती है? तांबे से कठोर धातु होती है, तो इसलिए तांबे के ढेर मिल गए, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल था नहीं, तो तांबे के क्या मिल गए? ढेर मिल गए, ठीक। अब देखो, लड़काना जिला से मोहनजोदड़ो की प्राप्ति हुई है, ठीक। कहाँ से? लड़काना जिला से। और सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। पुरोहित के आवास मिले, अर्थात पंडित जी के आवास मिले। अब पंडित जी सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के लिए कुएं से पानी निकालेंगे, कुआं से पानी निकाल कर स्नान कर लेंगे। स्नान करने के लिए स्नानागार यानी बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में जाएंगे। आजकल तो शावर और उस समय शावर की व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन पंडित जी बहुत रंगबाज रहते थे। आज भी पंडित, कोई पंडित लोग बहुत ही वेल स्मार्ट होता है पंडित, धोती कुर्ता गमछा डालकर बढ़िया रंगबाजी से चलते हैं पंडित जी और नंबरदार ऐसे, ठीक है। तो पुरोहित स्नान कर लिए स्नानागार में, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके लिए खाना खाएंगे, उसके लिए क्या अन्नागार चाहिए, और ये समय का अन्नागार बहुत बड़ा था, ठीक। फिर स्नान कर लिए बढ़िया मज़े से। पंडित वगैरह जो खाना वाना खाते ना, मतलब कपड़े उतार कर ही खाते हैं, इसलिए अब खाना वाना खाने के बाद वस्त्र धारण करें, कौन से? सूती वस्त्र, ठीक, सूती वस्त्र। इसलिए ये यहाँ से क्लियर हो, कपास के साथ छाछ मिले, खाना वाना खा लिए, सूती वस्त्र। अब चौड़ियान है पंडित जी, तो पंडित चौड़ियान है तो चौड़ी सड़क चाहिए उनका, तो इसलिए चौड़ी सड़कें यहाँ से मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़कें प्राप्त। मंदिर, शिव जी के मंदिर जाएंगे, अर्थात पशुपति महाराज के मंदिर में जाएंगे। सभागार, शिव जी के यहाँ सभागार न लगे, सभा लगे वो भी नृत्य ना हो, भांग पी के या गांजा पी के चलन भैया नृत्य। तो फिर उसके लिए नर्तकी मिली। किस चीज़ की मूर्ति थी? कांसे की मूर्ति थी। नर्तकी किसकी है? कांसे की है। और यहाँ के लोगों ने तांबे का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, जो तांबा मिला उसको स्टोर कर दिया, इसलिए इसके यहाँ पर तांबे के ढेर मिले।
हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की चौथी सबसे बड़ी सभ्यता थी। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोहनजोदड़ो तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता थी। किस कौन सी? तीसरी। हड़प्पा सभ्यता की, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो ले लिया। आगे चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में ही है। सबसे पहले हम पाकिस्तान के स्थल पढ़ेंगे, अपने दुश्मन के बारे में, दुश्मन के यहाँ की जानकारी लेंगे पहले। ठीक है, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो भैया कहाँ है? पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो एक स्थल है पाकिस्तान में। इसकी खोज की है गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार साहब। किसने की है? गोपाल मजूमदार। और सिंधु नदी के तट पर ये भी है, गोपाल मजूमदार साहब ने इसकी खोज की। इसकी टाइमिंग नहीं पूछी जाती इसलिए इसकी टाइमिंग नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर? जो जितना पूछा जाता है उतना ही पढ़ाएंगे। गोपाल मजूमदार और सिंधु नदी के तट पर है ये भी भैया। भैया भैया देखिए, ये सिंधु नदी के तट पर सभ्यता है। और भैया आप लोग पढ़ते ओढ़ते रहा करें, ठीक है? आगे और नवाब शाह जिला, पाकिस्तान का कौन सा जिला पड़ेगा? नवाब शाह, नवाब शाह जिला। और भैया आप लोग पढ़ते ओढ़ते रहेंगे तो आगे आपका चयन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। नवाब शाह जिला पाकिस्तान का। ठीक है भाइयों एवं बहनों, आगे चंदहुदड़ो चलते हैं। चंदहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। नवाब शाह जिला है पाकिस्तान का। गोपाल मजूमदार साहब ने इसकी खुदाई की थी। ठीक, यहाँ पर महिलाओं से संबंधित चीज़ें प्राप्ति हुई हैं। फीमेल थिंग्स, फीमेल थिंग्स अर्थात महिलाओं से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति हुई है। काजल, लिपस्टिक, चूड़ी, चूड़ी तो काली बंगा से, ठीक, ये सारी चीज़ें। लिपस्टिक पिस्टिक जो आजकल मोबाइल भयंकर चलता है। लिपस्टिक क्या मोबाइल है? मोबाइल भयंकर, जितना ख़राब मोबाइल है उतना वो सब लिपस्टिक में चला जाता है और लगा कर पोत कर चलते हैं बढ़िया चमक कर। ठीक, फीमेल। यहाँ से मेकअप की सामग्री प्राप्त हुई है, यानी श्रृंगारदानी, मेकअप यानी श्रृंगार। ठीक, काजल, लिपस्टिक, ये क्या है? मेकअप ही तो होता है। अब ये कंपनी नहीं पता है कौन सी कंपनी काजल की, लैक्मी की है कि नायका की है, या बहुत सारी कंपनी चलती हैं, बाकी आप लोगों को पता है। नो स्मच वाला है, स्मच मतलब होता है पता नहीं, लिपअप होती ना हो। ठीक, छोटे बच्चन का तो जो काजल होता है वो शाम को ऐसे दिवाली में दीपक के ऊपर रख दिया जाता है, पड़ जाता है, और ये लगा दे। लेकिन जो बड़े लोगों को होता है, आजकल तो काजल लड़के बहुत लगाते हैं, देखिए। ठीक है, तो काजल इसलिए बहुत महंगा बिक रहा है। और वो लंबा सा होता है, ऐसे ये लंबा सा होता है इसको। ठीक, लैक्मी का होता है, नायका का होता है, बहुत सारे होते हैं, लोकल कंपनी के बहुत होते हैं। तो वो लगाते, वो 24 घंटे की गारंटी होती है कि लिपअप होती नहीं, चाहे रॉ चाहे गाओ। लिपस्टिक, 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 लिपस्टिक की बहुत अद्भुत कहानी है। लिपस्टिक मोबाइल से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त नहीं होता मतलब उसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के लिपस्टिक बनाने में। सुअर की चर्बी और भी इसी में बनाते हैं। लोग शाकाहारी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। उनको पता चल जाए ना, लेकिन फिर भी लगाएंगे। अभी ये कह दो केक में अंडा पड़ा है तो नहीं खाएंगे, उनके लिए कहेंगे ओ माय गॉड, मैं केक वाला अंडा नहीं खाती हूँ, सॉरी अंडे वाला केक नहीं खाती हूँ, लेकिन सुअर की चर्बी वाली लिपस्टिक बहुत अच्छे से लगाती हूँ। आगे लिपस्टिक मनका की प्राप्ति है। मनका समझते हैं? मनका एक ऐसे माला होता है पहनने का, उसको मनका बोलते हैं।
और वो भी कलर्ड प्राप्त हुआ है, रंगा छुहा। महिलाओं की बात है भैया, कुछ भी मिल सकता है। आगे मन का प्राप्त हुआ, गुड़िया। लड़कियां बहुत खेलती हैं गुड़िया उड़िया, गुड़िया मिली है। मन का गुड़िया। एक समय है हमारे यहाँ था रखे तो ज़्यादा सही है कि लड़की जब मेले या बाज़ार में जाती हैं तो जब गुड़िया खरीदती हैं तो अपने वो गुड़िया के लिए भी दुपट्टा खरीदना नहीं भूलती हैं। समझ रहे हैं क्या? दुपट्टा खरीदना नहीं भूलती हैं, और जब भी गुड़िया से खेलते हैं उसका दुपट्टा डालकर ही उसके साथ खेलती हैं। लेकिन आजकल जो हमारा कल्चर आ चुका है उसमें लड़कियों का दुपट्टा गायब हो चुका है। ठीक है, वो हमारी संस्कृति है जो बताती है कि संस्कृति क्या थी। वेस्टर्न कल्चर इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं करती, या भारतीय सभ्यता में थोड़ा बोरिंग लगती होंगी ऐसे, इसलिए वहाँ पर क्या है, इतने बड़े कपड़े पहनते हैं, इतने बड़े पहन लेते हैं, उसमें इतना यहाँ तक रहता है, आधा शरीर खुला रहता है। अगर आप लोग जानते हैं क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि अगर आपका आधा शरीर खुला नहीं रहेगा तो आपका शरीर आधा गंदा नहीं होगा। जब गंदा नहीं होगा तो जो तरह बेतरह के प्रोडक्ट हैं ये बिकेंगे नहीं। क्रीम तरह बेतरह की, स्किन शार्प करने की क्रीम, हेयर रिमूवर क्रीम, तरह बेतरह की क्रीम बिकती है इसीलिए। ठीक, आज वो जैसे वो वही लड़की जो गुड़िया के लिए दुपट्टा खरीदती है, बड़ी होकर अपने लिए दुपट्टा खरीदना भूल जाती है। ये बड़ी शर्म की बात है कि आप अपनी सभ्यता भूल रहे हैं। ठीक है, गुड़िया, मन का, और साथ ही यहाँ से सुई धागा। वाह भाई, महिलाएं बहुत आज भी गांव में देखिए लड़कियां बहुत भैया गर्मी की छुट्टियों में लेकर सुई धागा कुर्सी और लेकर वो एक नेट आता है, उसमें तरह बेतरह के ताजमहल बनाते हैं, पैरेट यानी तोता बनाते हैं, दो तोता ऐसे एक ऐसे और लड़ता हुआ बना दें, इस टाइप के बहुत डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, सिलाई विलाई सीखती हैं। गांव की लड़कियाँ बहुत ही टैलेंटेड होती है, वेल टैलेंटेड होती है, और शहर की नंबर एक बकलोल लोल टाइप होती है। ठीक, यहीं से कैट एंड डॉग इंग्लिश बोल देते कभी कभी, लिख देता कभी। बिल्ली को, जैसे ये बिल्ली के पंजे हैं, ये पाया गया कि बिल्ली के पंजों के पीछे कुछ बड़े पंजे पाए गए। इससे यह अनुमान लगा कि बिल्ली को दौड़ाता हुआ कुत्ते के साथ कहाँ से मिले? चंद हुदड़ों से। कहाँ से? चंद हुदड़ों से बिल्ली को दौड़ाता हुआ, यानी बचपन से ही, मतलब प्राचीन काल से ही बिल्लियों का दुश्मन कुत्ता है। आगे, दुर्ग रहित ये स्थल था। दुर्ग रहित, दुर्ग मतलब बाउंड्री, यानी ये ऐसा स्थल रहा। बाकी सब सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए वो सारे दुर्ग सहित थे। सहित मतलब ये जैसे बाउंड्री है, ये जो भी स्थल हैं, जो भी घर द्वार हैं, ये इस बाउंड्री के अंदर हैं, तो इसको दुर्ग बोलते हैं। ठीक, बाउंड्री को दुर्ग बोलते हैं, फाउंडेशन को दुर्ग। तो दुर्ग रहित, अगर दुर्ग होता तो बोल देते दुर्ग सहित, इसलिए क्या है, दुर्ग रहित है ये। क्लियर? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ से मिली हैं। कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, जबकि हमने बताया था सिंधु सभ्यता में 90 डिग्री एंगल पे सड़कें थी, लेकिन ये एक ऐसा चौंधड़ो सड़ी स्थल है जहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली। ठीक, तो याद करने की स्थान बहुत बढ़िया, चंद हुदड़ो। ठीक है, फीमेल थिंग्स यानी महिलाओं से संबंधित चीज़ें मिलेंगी। तो महिलाओं से संबंधित चीज़ आप समझ सकते हैं किन पर महिलाओं बेवजह तरीके से खर्चा करती हैं, मतलब लाजवाब तरीके से पैसा खर्चा करती हैं। बाप रे, जितने कलर की साड़ी, उतने कलर की लिपस्टिक, उतने कलर का काजल, उतने कलर का नेल पेंट। बाप रे, भगवान माफ़ करे ऐसी महिलाओं से। मेकअप सामग्री 5-6 हज़ार की, काजल 200 रुपये का काजल आता है, उसमें लिखा रहता है लैक्मे का काजल 200 रुपये का। लिपस्टिक तो कोई रेट ही नहीं है। मन का हार गले का, गुड़िया, सुई धागा, कैट और डॉग के साथ यहाँ से मिले हैं। पंजे मिले हैं, पंजों के साथ दुर्ग रहित स्थल रहा है, और यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं। चंद हुदड़ों की खोज, इस स्थल की खुदाई गोपाल मजूमदार साहब ने की थी। और दूसरी चीज़, सिंधु नदी के तट पर था, और नवाब शाह जिला में वर्तमान में कौन से जिले में पाया गया स्थित है? नवाब शाह जिला। नवाब शाह जिला कहाँ है? नवाब शाह जिला आपका पाकिस्तान में।
आगे तीसरा, ये तीसरा था। चौथा शुत्का गेंडोर। शुत्का गेंडोर वही है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पश्चिमी स्थल। 4 नंबर शुत्का गेंडोर। शुत्का गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे अच्छी बात यही है। और ऑरनस्टाइन महोदय ने इसकी खुदाई की थी। ऑरनस्टाइन, शुत्का गेंडोर, ऑरनस्टाइन। इनकी नदी कौन सी है? दाश्क नदी, मैंने आपको बता ही रखा है। दाश्क नदी के तट पर स्थित है शुत्का गेंडोर। साथ ही सबसे पश्चिमी स्थल है, इनकी यही खूबी बस, सबसे पश्चिमी स्थल है। क्लियर? खोज करता है, याद रखिए, ऑरनस्टाइन। अब हम भारत में आते हैं। ये 4 बड़े प्रमुख नाम हैं पाकिस्तान के, जो बहुत ये 4 स्थल पूछे जाते हैं। कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और शुत्का गेंडोर। इसके अतिरिक्त कोई भी स्थल नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ें मैंने बता दी वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं गुजरात। भारत में गुजरात में चलते हैं। अगर बात गुजरात की करें, पहले हम एक मैप बना लेते हैं छोटा मोटा। ठीक, ये पाकिस्तान, ये शुत्का गेंडोर और शुत्का गेंडोर। इसके पहले चंदहुदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये 4 स्थल ये पाकिस्तान में थे। सिंधु नदी के इर्द गिर्द, रावी नदी के तट पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी गुजरात में, सॉरी पाकिस्तान में। अब हम पढ़ते हैं गुजरात के बारे में। क्लियर? गुजरात का मैप हल्का फुल्का बना दूं ताकि चीज़ें आपकी समझ में आसानी से आती रहें। जी सॉरी, यह है गुजरात। गुजरात का जो सबसे पहले स्थल हम पढ़ेंगे वो होगा धौलावीरा। धौलावीरा यहाँ पर पड़ेगा। ठीक, ये है धौलावीरा। ये बड़ा स्थल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। क्लियर? धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। अभी पहला नहीं आया है, पहला आएगा जरूर आएगा। धौलावीरा के बाद दूसरा एक इनका स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा की अगर हम बात करें तो सुरकोटदा आपका लमसम यहाँ पड़ेगा जाके, हाँ यहाँ सुरकोटदा। ठीक, सुरकोटदा से कलश शवाधान मिला है। क्या मिला है? कलश शवाधान। कलश शवाधान क्या होता है? जैसे मटका है, कलश होता है, इतना बड़ा कलश होता था कि इंसान की बॉडी उसी के अंदर रख कर दफना दिया जाता था, तो उसको बोलते हैं कलश शवाधान। ठीक, ये कहाँ से? सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। तीसरा स्थल इनका है लोथल। उसके पहले एक स्थल इनका रंगपुर। चौथा
रंगपुर, ये 4 स्थल। रंगपुर यहाँ पड़ेगा, लोथल यहाँ पड़ेगा लमसम, और आकसुर कोटदा यहाँ पड़ेगा जाके गुजरात में। ये 4 स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर। रंगपुर की खूबी है कि यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई है? धान की भूसी रंगपुर से। बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट, धान की भूसी के साथ कहाँ से प्राप्त होता है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ? गुजरात में। ठीक, ये है 4 स्थल। अब हम पढ़ते हैं लोथल। लोथल महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल से ही आपके क्या मिले हैं? लोथल से आपके सी पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। सी पोर्ट, सी पोर्ट की हिंदी होती बंदरगाह। बंदरगाह, इसको हिंदी में पत्तन भी बोलते हैं। इसी को सिंधु सभ्यता में बोलते थे, एक नाम था, हाँ, गोदीवारा। गोदीवारा, यही है गोदीवारा। सिंधु सभ्यता में सी पोर्ट को 3 नामों से मानते, बंदरगाह, पत्तन, गोदीवारा। ठीक, तो लोथल यहाँ पर था, ये समुद्र के बगल में। सिंधु सभ्यता की खूबी एक और है कि सिंधु सभ्यता में जो घर मकान मिले हैं, जैसे ये मार्ग है, मुख्य प्रमुख मार्ग है, यह कुछ घर हैं। क्लियर? जैसे ये घर है, ये घर हैं, ये घर हैं, ये। तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, बल्कि यहाँ पर जितने भी मकान थे, इन मकानों में कोई भी मार्ग, किसी भी मकान का मुख्य द्वार या कोई भी द्वार सड़क की तरफ नहीं था, सड़क के विपरीत था। लोग सड़क से उतरकर इधर जाते थे सिंधु सभ्यता में। लेकिन लोथल इसके उल्टा था। लोथल में क्या था? लोथल में जैसे सीधी सड़क है, तो लोथल में ये मकान हैं, और मकान के जो मुख्य द्वार थे, ये मुख्य द्वार सड़क की ओर थे। रीजन ये था कि लोथल जो एक बात देखा जाए तो लोथल यहाँ पर बंदरगाह था। बंदरगाह में कोई इतने ज़्यादा कोई साधन चलते नहीं, लोग यहाँ से आएंगे, उतरेंगे, जाएंगे, तब काम होगा। दूसरी चीज़, इसमें डायरेक्ट यहीं से सामान अंदर बाहर हो जाता था। इसलिए लोथल एक ऐसा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलते थे। क्लियर? दूसरी चीज़, यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। किस चीज़ के? विदेशी व्यापार के साक्ष्य। रंगपुर के इस स्थल को मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, धान की भूसी। ठीक, ये विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले। ऐसी कौन सी चीज़ मिली जिससे आप ये कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार होता था? हुआ ये कि भारत में एक मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में थी। ठीक, इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो सिक्के थे, ठीक, या उनकी जो मोहरें थी, वो भारत में मिली। ठीक, किसकी? मेसोपोटामिया, इराक। वर्तमान के इराक को उस समय में फारस बोलते थे। फारस ही इराक है वर्तमान में। ठीक, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की मोहरा मिली, और यहाँ की मोहरें मेसोपोटामिया में मिली। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इस समय विदेशी व्यापार होता था भारत और मेसोपोटामिया, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच, या सिंधु और इराक के मध्य या फारस के मध्य जो व्यापार होता था, उससे ये, क्योंकि वहाँ की मोहरें यहाँ मिली और यहाँ की मोहरें वहाँ मिली। यहाँ की मोहरों पर किसके साक्ष्य थे? एक श्रृंगी जानवर के। क्लियर? आगे यहाँ से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान यानी एक साथ, युगल यानी पति पत्नी के। तो इससे अब एक चीज़ सोचिए कि पति पत्नी के एक साथ साक्ष्य कैसे मिल गए सब, क्योंकि तो इसी का अनुमान लगाया जाता है कि लोथल एक ऐसी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल एक ऐसा स्थल है
जहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले, क्योंकि सती प्रथा में क्या था हमारे यहाँ, सती प्रथा में ही हमारे यहाँ पति के मरणोपरांत या पति के मरने पर उसके शव के साथ लिटा दिया जाता था महिला को, ये प्रथा थी। तो यही थी सती प्रथा, यानी पति के साथ महिला को भी मरना पड़ता था। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि भाई एक साथ पति पत्नी तो बन नहीं सकते, बाय द वे बात अलग है, नहीं तो इसलिए लगाया जाता है अनुमान कि लोथल से सती प्रथा के साक्ष्य मिले, क्योंकि यहाँ युगल समाधान मिला। क्लियर? यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से हाथी दांत भी मिले हैं, हाथी दांत। क्लियर? तो गुजरात के 4 प्रमुख स्थल जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा, शुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। रंगपुर से भूसी, धान के भूसी के साक्ष्य मिले। लोथल से, लोथल एक औद्योगिक स्थल रहा है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो लोथल से बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। गुजरात एक समृद्ध स्थल था उस समय भी, लोथल स्पेशली वहाँ पर था, खासकर जहाँ से बंदरगाह यानी पोर्ट था, पत्तन था, गोदीवाड़ा, ये एक ही चीज़ है। और शुरकोटदा से कलश समाधान मिले और घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले। ये सारी चीज़ें यहाँ से। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। क्लियर? आगे अब हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों के प्रमुख स्थलों के बारे में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले ही लेते होंगे आप लोग, बताने वाली चीज़ें नहीं है, बच्चों की बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं, बड़े हैं, छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं आप लोग, तो बड़े बड़े। तो हम देखते हैं पंजाब। बात अगर पंजाब की जाए तो यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी? सतलज नदी। पंजाब की प्रमुख नदी सतलज, सतलज यहाँ की प्रमुख नदी है। और सतलज नदी के तट पर एक स्थल खोजा गया जिसका नाम था रोपड़। कई बार क्वेश्चन पूछा गया रोपड़ कहाँ पर स्थित है, ये स्थल कहाँ पाया गया? तो पंजाब में। क्लियर? साथ ही इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। अगर हम मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से मैप बनेगा। ठीक, तो ये यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। क्लियर? तो हम यहाँ पर हैं इस समय, रोपड़। क्लियर? यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। और साथ ही यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। कुत्ते को, मानव के साथ कुत्ते, मैंने आपको बताया था कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य पाषाण काल में कहाँ मिले थे? बुर्ज होम, कश्मीर में। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? रोपड़ से मिले। क्लियर? रोपड़ आपके पंजाब में पड़ेगा। दूसरा हरियाणा। हरियाणा। क्लियर? हरियाणा की एक नदी है रंगोई नदी, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, रंगोई नदी। रंगोई नदी के तट पर यहाँ के स्थल खोदा गया जिसका नाम था बनवाली। क्या नाम था? बनवाली। यहाँ पर एक स्थल है बनवाली, हरियाणा की नदी रंगोई नदी, इसके तट पर, हरियाणा की प्रमुख नदी है। तो यहाँ पर बनवाली एक स्थल खोजा गया। बनवाली से की खोज की थी रविंद्र सिंह से। रविंद्र सिंह, किसने? रविंद्र सिंह ने बनवाली की खोज रविंद्र सिंह ने की थी। साथ ही अगर देखा जाए तो बनवाली से आपके दिमाग में चीज़ें आती है कि कुछ बंठन की चीज़ें होंगी यहाँ पर, जैसे महिलाएं बंठन कर चलती हैं, तो ऐसे बंठन के नहीं, मतलब बंठन का मतलब वेल डेकोरेटेड
चीज़ में मेरा कहने का तात्पर्य है, ठीक, विल मेंटेन। तो वैसा नहीं, बनवाली का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो है सड़क टेढ़ी मेढ़ी मिली, और टेढ़ी मेढ़ी कहाँ से मिली थी आपको? टेढ़ी मेढ़ी बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान देना, लिखावट पे थोड़ा कम ध्यान दिया करें, ठीक। टेढ़ी मेढ़ी सड़क टेढ़ी मेढ़ी मिली, ठीक, बनवाली में। साथ ही यहाँ पर हल मिला, हल, वो भी हल किस चीज़ का? टेराकोटा का, टेराकोटा का हल मिला। दूसरी चीज़ यहाँ जो मिली, यहाँ पर सिक्के मिले, किस चीज़ के? टेराकोटा के। टेराकोटा समझ रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है, टेराकोटा के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। कच्ची मिट्टी के, कच्ची मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं, ठीक, टेराकोटा के सिक्के मिले यहाँ से। तो ये सारे रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, हल और टेराकोटा के सिक्के यहाँ पे मिले, और हल भी टेराकोटा का था। क्लियर? आगे हरियाणा के एक प्रमुख स्थल है राखीगढ़ी, ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहा करें साथ ही। राखीगढ़ी नदी वही, रंगोई, ठीक। राखीगढ़ी की खूबी यह है कि यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल। अब इस चीज़ें आके समझ में आ गई हमें। सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा का, दूसरा धौलावीरा गुजरात का, तीसरा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चौथा हड़प्पा पाकिस्तान में। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में, दूसरा धौलावीरा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा, ठीक। तो ये सारे क्रम से पूछ ले जाते हैं। आगे समझ में। राजस्थान, राजस्थान का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा, ठीक, राजस्थान का प्रमुख स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक, काले रंग चूड़ियाँ। मेकअप वेकअप कहाँ से मिला था? चंद हुंदड़ों से, ठीक। लिपस्टिक, काजल, नेल पेंट एंड पेंट नहीं मिला, ठीक। नेल पेंट आज चलता है, पहले नाखून ही चलती थी। नाखून मतलब खून लाल होता है तो नाखून को लगा लेते थे, तो नाखून क्या हो जाते थे? लाल, इसलिए उसको बोलते थे नाखूनी। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, काली बेबी, काली बेबी चूड़ी मांगे, चूड़ी मांगे, काली बेबी चूड़ी मांगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक थप्पड़ दे दो और बेबी लाल हो जाएगी। एक थप्पड़ दे दो और बेबी क्या हो जाएगी? लाल। क्लियर? काली बेबी जब चूड़ी मांगे तो उसको एक थप्पड़ दे दो, कुछ ना कुछ मांगती रहती है यार, ठीक, तो उसको एक थप्पड़ दे दो तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाएगा मार से। और फिर उसके चलो खेत जोतो, या खेत जोतने खुद भाग जाओ, वो तो जाएगी नहीं, लाल हो गई। कहीं इसका उल्टा तो नहीं होता आप लोगों के साथ? जिनके साथ इसका उल्टा हो रहा है वो बताते हैं कमेंट के माध्यम से। आपकी इज्जत हमारे हाथ में। काले बेबी यानी काले रंग की, कालीबंगा से चूड़ी कैसे? काले रंग की, ठीक। एक के थप्पड़, बेबी लाल, ये सब कुछ नहीं, जुते हुए खेत के साथ यहाँ से मिले। काले रंग की चूड़ी, कालीबंगा, काले से कालीबंगा से चूड़ी मिली, किस रंग की? काले रंग की, ठीक। एक के थप्पड़, कुछ अर्थ नहीं, बेबी लाल, कुछ नहीं। खेत, जुते हुए खेत यहाँ से इसके साक्ष्य मिले, ठीक। साथ ही कर्मकांड के साक्ष्य मिले, यहाँ से कर्मकांड के साक्ष्य मिले। और सिंपल सी चीज़ है, कर्मकांड होंगे तो यहाँ से यज्ञ के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। किसके? यज्ञ के भी साक्ष्य मिल जाएंगे।
आया समझ में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि सिंधु शब्द खत्म हो गया, कि सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे भारत में। भाई मानव जाति सबसे पहले, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं, लेकिन मानव जाति सभ्य मानव का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। लेकिन हड़प्पावासी आए कहाँ से थे, तो हड़प्पावासी मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया यहाँ पर पड़ेगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट ये मेसोपोटामिया है, तो मेसोपोटामिया की जो पश्चिमी एरिया था, मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटी हुई थी। उसका जो पश्चिमी एरिया था ये शहरी था, बल्कि क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण थी, देहाती थी, लेकिन इसका जो पश्चिमी एरिया था वो शहरी था, और इस पश्चिमी एरिया का नाम था सुमेरू। तो सुमेरू जो था ये मेसोपोटामिया सभ्यता का एक पश्चिमी हिस्सा था और शहरी था। यहीं से लोग भारत आए थे, ठीक है, यहीं से लोग भारत आए थे। साथ ही वही मेसोपोटामिया को इराक बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, तो सिंधुवासी भारत कहाँ से आए थे, सिंधुवासी भारत सुमेरू सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण थी, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की पश्चिमी सभ्यता कैसी, तो शहरी थी। क्या सिंधुवासी मेसोपोटामिया से आए थे? यस, लेकिन कहाँ से? पश्चिमी मेसोपोटामिया कहाँ से? सुमेरू से, सुमेरू की सभ्यता, ठीक। मेसोपोटामिया सभ्यता 4 भागों में डिवाइड थी, उसमें से एक सभ्यता थी सुमेरू सभ्यता। तो सुमेरू सभ्यता के जो सिंधुवासी थे, जो लोग थे, वो क्या थे? शहरी थे, वही आकर यहाँ बस गए थे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं हड़प्पा सभ्यता में। आज के लिए इतना है। अगले लेक्चर में आपको मृदभांड पढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि मृदभांडों को आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व का वर्णमाला कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना है। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिटाइजर घर में रख के हाथ धुलते रहें। वर्तमान का जो गवर्नमेंट है उसका काम ही है हर चीज़ से आपको हाथ धुला रही है, नौकरी से हाथ धुला रही है, महंगाई से हाथ धुला रही है, मतलब हर एक चीज़ से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी आदत पड़ चुकी है हाथ धुलने की, तो सैनिटाइजर से भी हाथ धुलते रहें, ठीक है। साबुन वाबुन का इस्तेमाल करते रहें अच्छे से। तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।